ये वो इलाका है दुनिया का जहां 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं। 3 न्यूक्लियर पावर्स एक साथ खड़ी हैं, 2 न्यूक्लियर पावर्स एक तरफ, एक इंडिया एक तरफ। भारत अब इस बात का इकरार कर रहा है उनके अखबारात के मुताबिक कि कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी काम नहीं आ सकी कि चाइना से अपने इलाके वापस ले सकें, वो सिर्फ एक बफर जोन बन के रह गया। अब जनाब स्ट्रेटेजी क्या थी? पहली स्ट्रेटेजी ये कि झूठ बोलो, दूसरी ये है कि थोड़ा सा धमकाओ चमकाओ, ये करो वो करो, दुनिया में शो एप्लीकेशन बंद करो, फलां करो, आखिर में क्या था? सफारतकारी करो। अब जनाब टाइम्स ऑफ आखिरी था सफारतकारी, आखिर में सफारतकारी। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर लगा रहा है आज की कि लाइन ऑफ कंट्रोल स्टैंड ऑफ, डिप्लोमेसी कट, नो आइस विद चाइना, फील्स गवर्नमेंट। ये क्या खबर है भाई कि डिप्लोमेसी, आखिरी जो स्ट्रेटेजी थी कि डिप्लोमेसी करनी है, ना लड़ना है, ना मरना है, ना जो है वो लोगों से झूठ बोलना है, वो डिप्लोमेसी वो फेल हो गई है। तो मुझे बताएं, अगर आखिरी स्ट्रेटेजी के फेल हो गई है टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो अब क्या होगा? इसे कहते उलझ गया है इंडिया, उलझ गया है और अपने ही फंदो। ये अगर इनके जो सेंसिबल लोग ये बात सुनता है ना मोदी, ये जो पहला जुमला है ना उनकी स्ट्रेटेजी का कि झूठ बोलते रहो, उसको वो आईएसआई का है, वो चीनी एजेंट है, वो फ्लां एजेंट है, वो झूठा है, वो फ्लां है। आपने किसी की बात ही नहीं सुननी, ना मीडिया में सुननी है, ना कोई ऑपोजिशन, नहीं, सबको दबा बंद कर दो, बस एक ही आरएसएस वाले जिंदाबाद। उसके नतीजे में क्या हुआ कि किसी की बात ही नहीं सुनी और भारत पड़ोसियों से भी किया, दोस्त ममालिक से भी किया, उधर से भी किया, चाबार भी निकल गई, इंडिया भी निकल गई। अब मसला यह है कि वो इतनी फौज कहां से लाएंगे? वो एलएसी, इतना बड़ा एलएसी है, एलएसी से कुछ करते हैं तो एलओसी का डर लगता है पाकिस्तान से, यहां से कुछ करते हैं तो भूटान खड़ा हो जाता है, उधर नेपाल खड़ा हो जाता है, उधर आसाम, उधर वो। अच्छा, हिंदुस्तान टाइम्स क्या लिख रहा है? हिंदुस्तान टाइम्स की जनाब एक कमाल की खबर है, वो कह रहे चेंजिंग चाइनाज कॉन्ड्यूट। अच्छा, वो कहते हैं कि जनाब 5 स्ट्रेटेजीज हमने तैयार की थी और 5 फेल हो गई। अच्छा, 5 स्ट्रेटेजीज क्या थी चाइना के खिलाफ? ये बड़ी मजेदार बात है। पहली ये थी कि हम इसको अंडर प्ले करें, ज्यादा इंपॉर्टेंस ही ना दें, हो गया तो हो गया। गवर्नमेंट जो है ज्यादा अप्रैल मई में और जून में जो है वो ट्रांसपेरेंट थी, खामोश थी, बात ही नहीं की उसने, और पब्लिक को उसने बताया ही नहीं। ये पहली स्ट्रेटेजी थी। अच्छा, और चाइनीज को एक फेस सेवर दे देंगे, ये काम नहीं हुआ। पहली स्ट्रेटेजी ये थी। अब स्ट्रेटेजी देखें जरा कमाल की कि कब्जा हो गया, लेकिन हमने लोगों को झूठ बोलना है, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, थोड़े दिनों के बाद चीनी वापस चले जाएंगे। पहली स्ट्रेटेजी फेल। उसके बाद ये कहते हैं दूसरी स्ट्रेटेजी क्या थी कि चाइनीज को वार्न करें कि ये जो स्टैंड ऑफ है ये बड़ा खराब होगा हमारे ताल्लुकात के लिए, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, और उसके नतीजे में फिर चाइना की एप्लीकेशंस वगैरह बैन हो गई, वो जो पता नहीं 60-50 कितनी थी, और उसके बाद उनको हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं देंगे चाइनीज फर्म्स को, 5G को नहीं आने देंगे, हवावे को, ला डिमाकना, ये वो सारा, ये भी ठुस हो गई दूसरी स्ट्रेटेजी। फिर वो कहते हैं तीसरी स्ट्रेटेजी मिलिट्री रिस्पॉन्स, पूरी फौजी कुव्वत, और हमने जो है वो मिलिट्री बिल्डअप शुरू कर दिया गैलवान में, ये वो सारा बीजिंग के सामने, ये कुछ किया, इसने भी काम नहीं किया। ठीक है। चौथी स्ट्रेटेजी ये बनी कि इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को लेकर आ जाएं, पूरी दुनिया को इकट्ठा करें, शोर मचाएं, ये करें वो करें पब्लिकली, ये इसने भी काम नहीं किया। चाइना ने नोट किया हम क्या कर रहे हैं, लेकिन फायदा इसका नहीं हुआ। और पांचवा ये कि डायरेक्ट डायलॉग शुरू कर दें, आखिर में चीन के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दें। भाई लोग आपके चले गए, जमीन चली गई, ये सब कुछ हो गया, उसका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया। चलें जी। और उसके बाद वो कहते हैं कि इट विल बी अ टफ ईयर इन लद्दाख बट लेटिंग द चाइनीज हैव देयर वे, लूजिंग टेरिटरी इज नॉट एन ऑप्शन, ये भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, करें क्या? आज फिर कोई इजलास हो रहा है, आज फिर किसी छोटे निक्के लेवल पे इजलास हो रहा है चाइना के साथ, इनका इंडिया के किसी पता नहीं फौजी अफसरान का हो रहा है। बात यह है कि वो इंडिया की जमीन पे बैठे आके। देखिए, एक अजीब और गरीब बात है कि पूरी दुनिया सलामती काउंसिल का इजलास, ये पाकिस्तान इंडिया की जब तलखी बढ़ती है एलओसी पे, कश्मीर पे, इधर उधर कोई जरा सा भी फौजें खड़ी होती हैं, मुल्क आ जाते हैं दरमियान में सुलह करवाने के लिए, मुल्क कूद जाते हैं, सलामती काउंसिल का इजलास कॉल हो जाता है, 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं। ये वो इलाका है दुनिया का जहां 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं, 3 न्यूक्लियर पावर्स एक साथ खड़ी हैं, 2 न्यूक्लियर पावर्स एक तरफ, एक इंडिया एक तरफ।
अच्छा, अब जनाब इन्होंने वो कल जो बात हुई थी ना, इन्होंने दौड़ लगाई कि जी वो मेरे ख्याल से कल वो न्यूज़ 18 की खबर थी, किसकी खबर थी, कि वो दौड़ लगाई कि फ्रांस से राफेल प्लेन्स को लेकर आ जाएंगे और राफेल को जल्दी से फायर पावर के ऊपर अर्जेंटली फ्रांस के जुलाई तक डिमांड कर रहे हैं, उसके ऊपर मिसाइल्स लगाएंगे। वो ये जो राफेल फायर ये जहाज है, अच्छा वो इनको वो उड़ा चुके, इनको खत्म, वो कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स कहती है किसी काम के नहीं है जब तक आप इनके ऊपर वो इजराइल के नहीं लगाएंगे दूसरे वो जो हैमर मिसाइल है। अब वो वहां के हैमर मिसाइल, वहां के जहाज वो हंगामी तौर पे इकट्ठे करके, और ये मौसम शुरू हो गया और वो बैठे हुए चाइनीज आराम से, वो चीनी बैठ गया। अच्छा वो बैठे आराम से बैठ गए। मैं ये समझने से कासिर हूं, देखिए इनके फॉरेन ऑफिस, इनके सफारतकार, इनके मीडिया, जबरदस्त लोग हैं इंडिया के। मतलब अगर आप कहें कि इनकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं कुछ, क्या सारे के सारे पागल हो गए एकदम एक ही वक्त में, सब तमाम के तब, किसी को पता ही नहीं चला कि चीन आके बैठ गए। ये कह रहे चीन एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, फिर आज एक और खबर लगा दी उन्होंने कि जितने भी, ये खबर लगाई है अभी जिसका मैंने ये मेरे ख्याल से ये है हिंदुस्तान टाइम्स की है, ये हिंदुस्तान, वो कह रहे हैं कि जनाब गवर्नमेंट ने तमाम के तमाम, जब भारतीय फजाइया ने रफाइल तैयारा सिलेक्ट भी कर लिया और अपनी फोर्स में इंडक्ट भी कर लिया, इस मूव का पाकिस्तान एयरफोर्स पे क्या असर? सर आपका बैकग्राउंड भी हमें पता है, F-16 लाने वाले आप थे, उसके बाद जो JF-17 है एज चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी आप उसको सर्व किया, तो रफाइल के आने से पाकिस्तान एयरफोर्स पे क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? बात यह है कि JF-17 की जो बैकग्राउंड है, जब हमने JF-17 शुरू किया था 90 की दहाई में, उसके दरमियान में, तो उससे कम से कम 10 साल पहले भारत ने भी एक तैयारा बनाने का काम शुरू किया था जिसका नाम इन्होंने LCA रखा था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और बाद में अपनी ज़ुबान में उसको तेजा का नाम दिया गया। जब वो तैयारा हमसे इतना आगे चल रहा था तो मैंने जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, उस तैयारे की जो प्रोग्रेस है मैं उसको देखता रहा, मॉनिटर करता रहा, और हमारे साथ जो चीनी हमारे दोस्त शामिल थे उनको मैं बताता रहा कि हमें कोशिश ये करनी है कि हम मार्केट में उस तैयारे से पहले आएँ ताकि हमारे तैयारे को मकबूलियत हासिल हो और भारत जो तैयारा इतने अरसे से बना रहा है वो हमसे आगे ना चला जाए। और हमने माशाल्लाह वो तैयारा बड़ी तेज़ी के साथ उसको आगे बढ़ाया और भारत उसमें नाकाम हो गया। आगे तो क्या जाना था, वो बिल्कुल नाकाम हो गया। और हद ये हो गई कि उसकी अपनी एयरफोर्स ने वो तैयारा ख़रीदने से इनकार कर दिया, लिहाजा वो भारत की जो इंडियन एयरफोर्स है उसको वो तैयारा कभी भी ज्वाइन ना कर सका। ये है ज़मीनी हक़ाइक़। इस वजह से जो भारत के जहाज़ हैं उसके फ्लीट में, उसकी इन्वेंट्री पर वो पुराने होते गए और वो लाइफ एक्सटेंशन भी वो लेते रहे, मगर अब वो वक्त आ गया जहां उसके जो पुराने जहाज़ थे उसको फ्लाइंग कॉफिन्स का नाम दिया गया, यानी वो परवाज़ करने वाले कफन बन गए उनके पायलट्स के लिए। और वहाँ पे फिर इसके बारे में बड़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो होते रहे, कार्रवाइयाँ भी होती रही कि जी वो जो शख्स जो पायलट हैं उनमें हलाक हो जाते हैं, उनको आपने इतने पुराने तैयारे दिए हुए हैं कि वो तो हलाक हो जाते हैं। एहतजाज होता रहा इस बात पर, मगर इतने साल बीत गए, भारत इसी कशमकश में रहा कि कौन सा नया तैयारा ख़रीदें जिससे उसके पुराने जो फ्लाइंग कॉफिन्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए। और वो उसी कशमकश में और उसी तगोदौ में आज का दिन आ गया। अच्छा, 2016 में उन्होंने फाइनली सिलेक्ट किया। जी, रफाइल के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इस तैयारे से क्या उनको फायदा होगा? जी, रफाइल जो है असल में ये भी एक ग्रुप है जहाज़ों का ना, ये जनरेशन वाइज जहाज चलते हैं। पहले 3rd जनरेशन जहाज थे, फिर 4th जनरेशन जहाज आ गए। ये 4th जनरेशन है क्या? व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। 4th जनरेशन 5th जनरेशन ये है क्या, जरा एक्सप्लेन कर दें व्यूअर्स के लिए। ये जनरेशन का हिसाब जहाज के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है ये उससे हुआ करता है। जो टेक्नोलॉजी, आप इसकी सिंपल मिसाल ले लें ना, ये आपके यहाँ कंप्यूटर्स नहीं बदलते, कोई आईफोन बन गया, कोई इस तरह का और बन गया, तो ये जो आगे आगे आप चलते हैं टेक्नोलॉजी लीड करती जाती है और इस तरह फिर जनरेशन आगे चलती हैं। यानी 4th जनरेशन तो बहुत पुरानी हो गई। 4th में रफाइल शामिल है, हमारा F-16 जनरेशन में, और JF-17 शामिल है, F-16 शामिल है,
JF-17 शामिल है, ग्रिपन शामिल है, स्वीडन ने बनाया हुआ है, और रशिया के जो सुखोई फाइटर शामिल है, Su-35, रशियन का जो सुखोईज हैं और नई Su-30 जो उस दिन हमने गिराया वो भी फोर्थ जनरेशन जहाज है। तो अब बात पूछने वाली ये है कि ये जो मोदी साहब जो तशरीफ लाए टेलीविजन पर कहने लगे अपनी शर्म को छुपाने के लिए दुनिया के सामने कि अगर रफाल होते तो नतीजा कुछ और होता। अरे भाई नतीजा कुछ और ना होता, हमने आपका फोर्थ जनरेशन जहाज जो टॉप ऑफ द लाइन आपकी इन्वेंट्री पे है उसे गिराया अल्हम्दुलिल्लाह। तो नतीजा सिर्फ जहाज़ों से नहीं आया करता, नतीजे के पीछे जो चीज़ें होती हैं वो इससे बढ़कर हैं। उसके अंदर आपके पास आपकी क्वालिटी क्या है, ये इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स। तो वो हमारी तरबियत क्या है, हमारे जज्बे क्या हैं। आज तक हमने क्वालिटी को देखा है, हमने क्वांटिटी को नहीं देखा। भारत तो हमेशा हमसे क्वांटिटी में ऊपर रहा, 65 की जंग में उसका यही हिसाब था, हमसे कितना गुना वो बड़ा था, आज भी वही हाल है। तो इसलिए हम क्वांटिटी का मुकाबला क्वालिटी से किया करते हैं, ये बात समझने वाली है। अच्छा एयर मार्शल कभी समझ नहीं आएगी। ठीक है, आपने बात की, अब पाकिस्तान को क्या इस पे करना चाहिए? पाकिस्तान अब J-10 की भी बात हो रही थी, हम भी मजीद किसी जहाज के लिए जाना चाहिए या अपने इसी इन्वेंट्री पे इन्हिसार करना चाहिए? जी मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट करूं। जब हमने JF-17 बनाया था तो हमने उस वक़्त इतना हमें एतमाद हासिल हुआ क्योंकि पाकिस्तान में जहाज़ की डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट कभी भी नहीं थी। ये कामरा ये तो हमारी एक ओवरऑल फैक्ट्री थी। जब JF-17 के दौर से हम गुजरे तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, यानी एक मैन्युफैक्चरिंग का वहाँ पे हमने उसकी बुनियाद रख दी और उससे इतना एतमाद हमने हासिल किया। ये मैं बात कर रहा हूँ 2004-2005 की। तो आज तकरीबन 15 साल में हमने इतना एतमाद हासिल कर लिया और उस वक्त भी हमारी विजन यही थी। उस वक्त की विजन में हमने लिखा हुआ है कि ये फोर्थ जनरेशन जहाज है, अब दुनिया चलेगी फिफ्थ जनरेशन की तरफ। तो जब दुनिया फिफ्थ जनरेशन की तरफ चलेगी, पाकिस्तान खुद से फिफ्थ जनरेशन जहाज इंशाल्लाह बनाएगा। उसमें हम किसी की मदद हासिल नहीं करेंगे। पहले तो हमारे साथी थे चीन वाले, तो अब हमने उसकी मदद हासिल नहीं करनी और फिफ्थ जनरेशन जहाज के लिए हमने अपना सारा काम जो है वो शुरू कर रखा है। और इंशाअल्लाह आप सुनेंगे कि फिफ्थ जनरेशन जो इस वक्त 3 मुल्कों ने बनाया है और उनमें से सिर्फ एक मुल्क है जहां वो जहाज ऑपरेशनल हुआ है और वो है अमेरिका, JSF-35 के नाम से। और रूस ने जो बनाया है, इसी तरह चीन ने जहाज जो बनाया है वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुए। यानी इस दौर का अभी आगाज है और पाकिस्तान इस दौर में दाखिल हो चुका है। हमने इंशाअल्लाह ये खुद बनाना है। वो जो आपका सवाल है कि आइंदा में क्या करना चाहिए, हमारा जवाब है फिफ्थ जनरेशन जहाज, जो कि इस जनरेशन फ्रेंच राफेल तैयारा जो है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी साहब ऐसे फरमाते हैं। राफेल जो है जी वो 5 की टुकड़ी पहुंच गई है इंडिया के पास, हालांकि पहले भी थे। अपना ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, राफेल तो पहले भी थे सर इंडिया के पास, ये कौन सी नई बात है सर? बड़ा सेलिब्रेट किया जी इंडियन मीडिया ने उसको भी और इंडियन फोर्सेस ने। एंड व्हाट डिफरेंस दे कैन मेक ब्रिगेडियर साहब? जी देखिए रिजवान साहब, अभी जो पिछले चंद हफ्तों में या 2-4 महीने में जो हालात हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये सब उसका शाखाना है। जब से इनका लद्दाख में इंडिया और चाइना का जो आपस में मुठभेड़ हुआ है, उसके बाद आप ये देखें कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही एक घबराहट के आलम में रिएक्ट कर रही है। सबसे पहले तो वो भागते हुए गए मॉस्को और वहां से उन्होंने तकरीबन 20 के करीब 21 के करीब SU MiG-29 का सौदा किया है और 12 SU-30 का सौदा किया वहां से। और फिर उनसे रिक्वेस्ट ये की है कि हमें वो S-400 जो हमारा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है उसको टाइम से पहले या जल्दी हमें भिजवाया जाए। उसके बाद ये फ्रांस गए और फ्रांस से ये 5 राफेल तैयारे, इनकी टोटल 36 तैयारे इनका कॉन्ट्रैक्ट है। तो 5 लेकर आज वो 5 अंबाला एयरबेस से पहुंच गए हैं। और इसके अलावा इन्होंने 100 हैमर आई थिंक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयरफेयर मिसाइल जो है वो उनका भी सौदा कर लिया है फ्रांस के साथ। अब आप ये पूछ रहे हैं कि इनका इफेक्ट क्या होगा। देखिए ये 5 जो जहाज आए हैं, इसका कोई खातिर खा जो कॉम्बैट पोटेंशियल हम जिसको कहें या कॉम्बैट इफेक्टिवनेस हम जिसको कहें इंडियन एयरफोर्स की, इमीडिएटली तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब तक
एक खास तादाद में जहाज मौजूद ना हो, एक खास तादाद में उनके पायलट्स और टेक्निकल स्टाफ जो है मेंटेन करने वाला इंजीनियरिंग स्टाफ जो है वो ट्रेन ना हो, जब तक उसकी लॉजिस्टिक्स मौजूद ना हो, एक पूरा सेटअप जो है इंजीनियरिंग का मेंटेन करने के लिए और एक पूरा सेटअप जो है। सॉरी मैं आपको इंटरफेयर कर रहा हूँ, काट रहा हूँ। ब्रिगेड साहब, उनके पास पहले भी तो राफेल है ना, उसके हवाले से उनके पास एक्सपर्टीज तो होनी चाहिए मेंटेनेंस की भी और फ्लाई करने की भी, क्या ख्याल? फिर जहाज इनके पास पहले मौजूद नहीं है। इनके पास फ्रेंच जहाज जो है वो मिराज 2000 है, और ये राफेल जो है ये इन्होंने अब लिए हैं फ्रांस से, और इसका पूरा भी जो सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल नहीं है। चलो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि अभी तक इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की है जहाजों के ऊपर, और ट्रेनिंग के लिए ना सिर्फ ये कि उनको अपने क्रूज को ट्रेन करना है, अपने पायलट्स को ट्रेन करना है, फिर जो इनका रडार के साथ जो सिस्टम है, कंट्रोल एंड रडार सिस्टम के साथ, उसके साथ ट्रेनिंग इनकी होनी है। फिर उसके बाद जो इनके एवैक्स हैं और जो एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो है उनके साथ इनकी मैचिंग अप होनी है। तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है, और ये पूरे जहाज यहाँ पे आ जाए, कम से कम एक स्क्वाड्रन हो, मुकम्मल तौर पर ट्रेंड हो, तो ये अभी मेरे ख्याल में अगले साल के शुरू में कहीं जाके अगर कम से कम 12 से 14 से 15 जहाज आ जाते हैं तो तब कहीं जाके ये कोई एक इफेक्टिव फोर्स बनेगी। तो ये सिंबॉलिक मूव एक है, और विद इन इंडिया ऑब्वियसली इसकी बहुत बड़ी राय होगी, मगर इफेक्टिवली एक मैदान जंग में या मैदान जंग के ऊपर हवा में इसका कोई इमीडिएटली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक इसकी तादाद प्रॉपर ना हो, इसकी क्रूज की प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो, प्रॉपर लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस का बैकअप ना हो, ये इफेक्टिव नहीं हो सकते। तो ये ज्यादा सिंबॉलिक मूव है, और मेरे हिसाब से तो जो उन्होंने मॉस्को में जाके वहां से जल्दी जल्दी सामान खरीदने की कोशिश की और फ्रांस से खरीद रहे हैं, ये घबराहट के आलम में कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको अंदाजा हो चुका है कि पोस्ट बालाकोट के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके साथ जो किया, और उसके बाद अब जो चाइनीज इनके साथ या PLA जो इनके साथ कर रही है लद्दाख में, तो हिंदुस्तान को अब ये अंदाजा हो गया है कि उसकी आर्म फोर्सेज जो है वो शायद अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक करीब पाकिस्तान जहाँ चाइना का मुकाबला कर सके, और दोनों का एक साथ टू फ्रंट वॉर सिनेरियो में, तो उसका तो मेरे साथ उनको यकीन हो गया कि अब उसका इसके काबिल नहीं है। तो बहरहाल ये एक पहला कदम दिया है उन्होंने अपनी एयरफोर्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का। बाकी के 31 जहाज जो है वो भी उम्मीद है कि इनको कि वो आ जाएंगे। जब ये सारे पूरे मौजूद हो जाते हैं और इनका पूरा प्रोसेस जो है इंडक्शन का, और फिर जो इनकी साइनर्जेटिक ट्रेनिंग होती है दूसरे सिस्टम के साथ, जब ये सारी मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद ये एक इफेक्टिव फोर्स बनेंगे, और मेरे ख्याल में उसमें अभी कुछ थोड़ा टाइम इनको लगेगा। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर चौधरी ज़हीर साहब की तरफ चलते हैं। चौधरी साहब, आपने खुद भी फ्लाई किया हुआ है और ख़ास तौर पे वॉर के हवाले से, ब्रिगेडियर साहब का ख्याल है कि ये पूरा ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मॉरल बूस्टिंग इकदाम तो हो सकता है, लेकिन पूरा वॉर का इकोसिस्टम मौजूद नहीं है, उसके लिए सपोर्टिंग पूरा पैराफर्नेलिया नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कोई इफेक्टिव रोल प्ले कर सके। डू यू फील इट सो सर? क्योंकि स्क्वाड्रन भी एक स्क्वाड्रन भी तो नहीं है ना। रिजवान साहब, जो हिंदू अखबार की रिपोर्ट है या इंडिया टीवी की रिपोर्ट है या जो इंडियन रिटायर्ड जर्नल्स की डिस्कशंस और बातचीत है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि फ्रांस के साथ कंप्लीट असेंबली तक भी उन्होंने जो डील की है वो उसके हिसाब से राफेल की पूरी असेंबलिंग जो है हिंदुस्तान में होगी। अभी जहां तक रहा कि जो उन्होंने कितना स्क्वाड्रन है या कितने नंबर्स लिए हैं, होता ये है कि आप जब भी किसी मुल्क से टेक्नोलॉजी लेते हैं तो अपने जो पायलट्स होते हैं या जो आपका स्टाफ होता है वहां जाके पहले ट्रेनिंग लेते हैं और फ्लाई करते हैं, और इंटीग्रेटेड दोनों मुल्कों के दरमियान